Hello, good morning, dear student. In the previous lecture, we have to discuss about the damping torque and types of damping. Basically, there are three types of damping: eddy current damping and एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड आफ्टर दैट आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। हमने वहाँ पर बेसिकली तीन तरीके की डैम्पिंग के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो इन द others previous lecture we have to also discussed about the principle on the basis on which the basis our instrument work, just like आपका electromagnetic principle, magnetic principle, magnetic induction principle और chemical effect and आपका heating effect। तो हीटिंग इफेक्ट या आपका थर्मल इफेक्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए। तो आप लोग जो लोग इन सारे लेक्चरों को नहीं देख पा रहे हैं किसी कारणवश, ठीक है, तो वो लोग प्रीवियस लेक्चर को प्लीज़ आप लोग वॉच कीजिए, जिससे आपका जो नॉलेज है वो आपका एक्सचेंज होगा और आपका नॉलेज क्या होगा, बूस्ट होगा, जिससे आपको आगे जो भी हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब बात करेंगे, जैसे आपका पीएमएमसी के बारे में बात करेंगे या आपका एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे या इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप के वाटमीटर या अमीटर या वोल्ट मीटर के बारे में बात करेंगे जब भी, तो वो सारे आपके टर्म्स, आपके पॉइंट्स आगे आपको हेल्प करेंगे वहाँ की चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये कुछ उसी से रिलेटेड है, जो आपके कुछ टर्म्स इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं उनको ही हमने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जस्ट आपका ऑब्जेक्टिव बना देता है और आपके बोर्ड लेवल के जो बच्चे हैं उनसे भी जो है कि 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चन एक लाइन में पूछ लिए जाते हैं। तो आपका चाहे किसी भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आपके जो है कि बोर्ड के या यूनिवर्सिटी के बोर्ड के बेसिस पे हो, तो ये आपके जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपके एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं और ये आपको आगे कहीं ना कहीं हर इंस्ट्रूमेंट में मिलेगा। जैसे जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसकी एक पर्टिकुलर स्केल होगी जिस पे आप उसको रीडिंग को क्या करेंगे, रीड करेंगे, और जो आप रीडिंग रीड करेंगे उसकी एक रेंज होगी कि आपका इंस्ट्रूमेंट इतनी रेंज तक वर्क करेगा, उससे ऊपर आपका रेंज नहीं कर उसके ऊपर आपका वर्क नहीं करेगा। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो है कि वैल्यू होती है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो आइडियल वैल्यू या और आपका रियल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, रियल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी होती है। जिस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी उसमें एरर्स उतनी ही कम होगी। जिस इंस्ट्रूमेंट में एरर जितनी कम होगी वो इंस्ट्रूमेंट आपका उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, और आपकी और भी पॉइंट्स हैं, जैसे आपका प्रिसीजन्स आपका जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन्स जितना अच्छा होगा वो इंस्ट्रूमेंट आपका बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और बात करेंगे किसकी, सेंसिटिविटी के बारे में। सेंसिटिविटी जैसे आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आप किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो वो कितना उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कितना सेंसिटिव है, कितना इजीली वो रिस्पॉन्स देता है आपको, वो आपका सेंसिटिविटी। स्टेबिलिटी आपका जो है कि सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो चलिए आपको जो है कि डिटेल में थोड़ी थोड़ी बातों को हम बताते हैं। ठीक है, तो स्केल, जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम जब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जो बातें मैं बोल रहा हूँ अगर बच्चे बोर्ड के हैं तो उनको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनको बातों को सुनना है। ठीक, तो स्केल आपकी किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पैमाने की, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम स्केल कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम स्केल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अमीटर है, ठीक, और ये आपका पॉइंटर है, ये आपकी क्या है, स्केल है, और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इसकी जो मिनिमम रेंज है वो ये आपकी है स्केल। इसकी स्केल है क्या, 0 से लेकर 5 तक। मान लेते हैं ये आपका एम्पियर में है, तो ये 0 से लेकर 5 एम्पियर तक की करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा। ओके, और अगर इससे ज़्यादा करंट की वैल्यू होती है तो वो उसको मेजर नहीं कर पाएगा, आपका मीटर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज से चीज़ें बाहर है।
जैसे सिंपल सा आपका एग्जाम्पल है, आपकी कैपेबिलिटी है किसी भी वेट को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए आपकी कैपेबिलिटी है कि आप 50 केजी का वेट लिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर 60 केजी का वेट लिफ्ट कराने के लिए दे दिया जाए तो आप समझ जाइए कि आपके साथ क्या होगा। ठीक, मतलब आप सरेंडर बोल देंगे। ठीक है, तो सिमिलरली किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जितनी रेंज है उससे ज़्यादा पे वो वर्क नहीं करेगा, अपनी सारी औकात दिखा देगा। ठीक है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जब हम किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कराने के लिए जिस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिस पे हम रिप्रेजेंट कराते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। ठीक है, स्केल, जब आपने कोई स्केल बनाया, जैसे मान लीजिए आपके पास स्केल जिसकी सहायता से आप किसी भी क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मान लीजिए आप डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, स्केल का यूज करते हैं। तो उसकी एक रेंज होती है। जैसे आप कहते हैं कि आपकी स्केल है 50 सेंटीमीटर की या 30 सेंटीमीटर की, ये आपकी स्केल है, या आपकी स्केल है 1 मीटर। यही है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको स्केल की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, रेंज होती है। जैसे आपके पास मीटर होता है, ठीक, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो उसकी पर्टिकुलर एक रेंज होती है कि वो आपका 50 मीटर का है। ठीक है, और कुछ बड़े मीटर होते हैं जिनकी रेंज और ज़्यादा होती है। आपका कितने का, मान लीजिए आपका 500 मीटर का है, या ठीक है 500 मीटर का है, तो इसकी सहायता से आप 500 मीटर की रेंज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये इसकी रेंज है। तो इसकी जो रेंज है ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 5 तक। ठीक है, इसके बीच कोई भी क्वांटिटी होगी तो उसको क्या करेगा आपका इंस्ट्रूमेंट, मेजर करेगा 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नेक्स्ट आपका है आइडियल वैल्यू। आइडियल वैल्यू, आइडियल वैल्यू का मतलब ये है कि आइडियल, देखिए एक चीज समझिए, आइडियल कोई भी चीज कब होती है, जैसे सिंपल सी बात है, हमारे गांधी जी आइडियल पर्सन है। तो आइडियल होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके अंदर जितनी भी क्या है, कमियां हैं, उसके अंदर जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं, वो क्या होनी चाहिए, आपकी बिल्कुल कम होनी चाहिए। मतलब उसकी जो इफिशियंसी वो हाई होनी चाहिए, इफिशियंसी हाई होनी चाहिए, और उसके अंदर किसी भी तरीके की कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइडियल वैल्यू का मतलब ये है कि आपका एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू को हम कहते हैं क्या, आइडियल वैल्यू। और नेक्स्ट आपका है रियल वैल्यू। ठीक है, रियल वैल्यू को हम करेक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू या करेक्ट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, रियल का मतलब ये कि जैसे आइडियल है, आइडियल का मतलब अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट, और रियल टेंडिंग टू आइडियल। रियल जो है ये टेंडिंग टू आइडियल। अगर आइडियल आपका है 500 मीटर, ठीक है, आइडियल है आपका 500 मीटर, तो जो आपका ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू भी आपका 500 मीटर होना चाहिए, तभी तो आपका ये ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू होगा। अगर ये आपका आइडियल वैल्यू है 500 मीटर, तो जो करेक्ट वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है या एक्यूरेट वैल्यू है वो आपका कितना होना चाहिए, 500 मीटर होना चाहिए। अगर आपने जो वैल्यू किसी भी मीटर की सहायता से मेजर की, आपका मीटर कोई भी हो सकता है, दूरी मापने के लिए मीटर हो सकता है, ठीक है, और करंट मापने के लिए जो है कि मीटर हो सकता है, वोल्टेज मापने के लिए मीटर हो सकता है, ठीक है, तो वो जो वैल्यू को मेजर करेगा उसको हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा इंस्ट्रूमेंट था, वो जो वैल्यू मेजर किया वो मेजर किया 50 मीटर, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, मेजर्ड वैल्यू हो गई। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू जो आपकी है वो एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करती है। जिस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी वो इंस्ट्रूमेंट आपका उतना ही अच्छा मेजर्ड वैल्यू देगा। ठीक है, उतनी ही अच्छी आपको मेजर्ड वैल्यू, उतनी ही एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू को देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्यूरेसी की। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्यूरेसी की। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, वो आपकी नियरनेस ऑफ ट्रू वैल्यू। मतलब आप जब किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो उसके जो एक्यूरेट वैल्यू है उसके आप कितना करीब पहुंच रहे हैं, ये आपकी होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, ठीक है, नियरनेस ऑफ ट्रू वैल्यू या क्लोजनेस। जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक कोई टारगेट है, मान लीजिए आपके पास कोई टारगेट है, जब आप इसमें यहाँ हिट करते हैं, ठीक है सॉरी, जब आपने पहला हिट किया, मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट वो आपका यहाँ पे हुआ, सेकंड अटेम्प्ट भी आपका यहाँ हुआ, थर्ड अटेम्प्ट भी आपका यहाँ हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट भी आपका यहीं हुआ, तो आप कहेंगे कि जो एक्यूरेसी है वो आपकी हाई है, ठीक है, ये आपकी एक्यूरेसी क्या है, हाई है, ठीक है। और जब आपने पहली बार हिट किया तो आपका यहाँ पे आया, दूसरी बार आपने हिट किया तो यहाँ पे आया, तीसरी बार आपने हिट किया तो यहाँ पे आया, चौथी बार आपने हिट किया तो यहाँ पर आपको निशाना मिला, ठीक है। तो ये आपकी है प्रिसीजस वैल्यू। क्या है, प्रिसीजंस वैल्यू, ठीक है। प्रिसीजंस रिपीटेबिलिटी ऑफ वैल्यू। जैसे आपने मान लिया पहली बार हिट किया तो आपको यहाँ पे मिला, दूसरी बार हिट किया आपको यहीं पे मिला, तीसरी बार हिट किया आपको यहाँ पे मिला, तो ये आपकी क्या हो रही है, प्रिसीजस। मतलब आपकी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीटेबिलिटी ऑफ वैल्यू, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। वैल्यू आपकी क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। अगर मान लीजिए आपने किसी अमीटर की सहायता से क्या किया, करंट को मेजर किया और आपकी जो ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू मान लेते हैं ये ट्रू वैल्यू 5 एम्पियर थी, आपने मेजर्ड किया, पहली बार मेजर किया तो आपको मिल गया 5 एम्पियर, दूसरी बार आपने मेजर किया तो आपको मिल गया 4.999 एम्पियर, तीसरी बार आपने मेजर किया, ठीक है, तीसरी बार आपने मेजर किया तो आपको मिल गया 4.99, चौथी बार आपने मेजर किया तो आपको मिल गया 4.998। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी हाई है, ठीक है, एक्यूरेसी आपकी हाई है। और जो प्रिसीजस है, मतलब रिपीटेबिलिटी ऑफ वैल्यू, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो बार बार क्या हो रही, रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये कि आपका जो प्रिसीजंस है वो भी आपका हाई है। तो जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजंस वैल्यू और एक्यूरेसी दोनों हाई होगी तो आपका वो इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो देखिए कुछ और भी इसी से रिलेटेड हम बातें करते हैं। जब मान लीजिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर एक्यूरेसी भी हाई है, प्रिसीजस वैल्यू भी आपकी हाई है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी क्या है, प्रिसीजस वैल्यू हाई है लेकिन एक्यूरेसी लो है। एक्यूरेसी लो क्यों है, क्योंकि आपका टारगेट यहाँ था और निशाना आपका यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका प्रिसीजस की वैल्यू यहाँ पर हाई है और एक्यूरेसी की वैल्यू लो है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी आपकी कुछ केसेस बनती हैं, जिससे मान लीजिए आपने एक बार टारगेट यहाँ पे फिक्स किया, टारगेट आपका यहाँ है, निशाना आपका यहाँ लग रहा है, फिर आपका निशाना यहाँ लग गया है, फिर निशाना यहाँ, फिर निशाना यहाँ, मतलब आपने 4 अटेम्प्ट लिया और आपके निशाने अलग अलग हुए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक्यूरेसी भी कम है और प्रिसीजस की वैल्यू भी कम है, क्योंकि रिपीटेबिलिटी बहुत कम हो रही है। अगर आपका निशाना यहीं पास में लगता तो रिपीटेबिलिटी ज़्यादा होती और एक्यूरेसी आपकी कम होती। तो इस आप फिगर के माध्यम से भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिसीजस वैल्यू और एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की
क्या है, नियरनेस वैल्यू ऑफ ट्रू, नियरनेस ऑफ ट्रू, कि ट्रू वैल्यू जो आपकी है उसके आप कितना करीब पहुंच रहे हैं, ये आपकी है एक्यूरेसी। और जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो आपकी जो वैल्यू है, जब जितनी बार आप मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू कितनी कितनी बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसे मान लीजिए आपने अमीटर की सहायता से करंट मेजर किया और जितनी बार मेजर कर रहे हैं, पहली बार मेजर किया 5 एम्पियर आया, दूसरी बार मेजर किया 5 एम्पियर आया, तीसरी बार मेजर किया तब भी 5 एम्पियर, हजारों बार आप मेजर कर रहे हैं 5 एम्पियर करंट मिल रही है। इट मीन्स आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका हाईली एक्यूरेट है और उसकी प्रिसिशन भी हाई है, मतलब जो आपकी वैल्यू रिपीटेबिलिटी है वो आपकी हाई है, तो आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, रेजोल्यूशन के बारे में। ठीक है, रेजोल्यूशन स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज, मतलब जब भी आप मेजर कर रहे हैं, जैसे आपने ये पहला हिट किया यहाँ पे, दूसरा हिट यहाँ पे, तीसरा हिट यहाँ पर, तो इसके इनपुट में जो आपका कितना स्मॉलेस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, कितना स्मॉलेस्ट चेंज हो रहा है उसी को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि आपका जो दो क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, ठीक, उनके दो मानों के बीच, मान लीजिए आपका ये ए है, ये आपका बी है, तो इनके मानों में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये आपका है रिजोल्यूशन। इनके मेजर्ड वैल्यू में आपका जो मेजर्ड वैल्यू जो है आपकी, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, यही आपका होता है रिजोल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। ठीक है, तो सेंसिटिविटी आपका क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जब आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका कितना सेंसिटिव है, मतलब कितनी जल्दी आपको वो रिस्पांस देता है, वही आपका है सेंसिटिविटी। जैसे मान लीजिए आपने सिंपल सी, आपके पास कोई वोल्ट मीटर, उसकी सहायता से आपने क्या किया, प्लग में इन किया, ठीक, प्लग में इन किया और स्विच को ऑन किया तो तुरंत आपको वोल्टेज बहुत ही क्विकली रिस्पांस दिया, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आपने स्विच को ऑन किया और पॉइंटर धीरे धीरे डिफ्लेक्ट हो रहा है, पॉइंटर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिफ्लेक्ट हो रहा है, 2 मिनट लग गया रीडिंग को देने में, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत ही कम सेंसिटिव है, उसकी जो सेंसिटिविटी है बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपके जो टर्म्स हैं, जो पॉइंट्स हैं आपके इंस्ट्रूमेंट में, बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं। जब भी हम बात करेंगे तो आपकी जो है कि एरर्स कम होनी चाहिए, एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, प्रिसीजन वैल्यू हाई होनी चाहिए, सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर इसको बता देता हूँ। सेंसिटिविटी आपका क्या है कि जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्विकली रिस्पांस दे, वो आपका होता है सेंसिटिविटी। और इसकी जो डिफिनेशन है, रेशियो ऑफ द चेंज इन इनपुट, रेशियो इन चेंज इन इनपुट एंड चेंज इन आउटपुट, इनपुट में चेंज और आउटपुट में चेंज के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्टेबिलिटी। तो जो स्टेबिलिटी होती है वो आपकी सेंसिटिविटी की रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, सेंसिटिविटी की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। स्टेबिलिटी आपकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, सेंसिटिविटी की रेसिप्रोकल होती है। और हम यहाँ पर एक पॉइंट को अभी छोड़ते चले आ रहे हैं, ये है आपका एरर। ठीक है, तो एरर जैसा कि आप जानते हैं त्रुटि, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, त्रुटि। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी मशीनरी की अगर एरर्स, उसमें जो एरर्स हैं वो बहुत ही कम होगी तो आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत ही बेहतर होगा। तो जो एरर्स होती है, ये आपकी एरर्स होती है ई ट्रू माइनस ई मेजर्ड। जो एरर होती है वो आपकी ई ट्रू माइनस ई मेजर्ड। ठीक है, अगर ई ट्रू की वैल्यू ई मेजर्ड के बराबर हो गई तो आपको क्या मिलेगा, जो एरर है वो आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी एरर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ट्रू वैल्यू थी, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उतनी ही आपकी मेजर्ड वैल्यू दे दिया, उतनी ही आपकी मेजर्ड वैल्यू दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि उस इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि क्या है, 0 है। उस इंस्ट्रूमेंट की त्रुटि 0 है। जब आपकी एरर्स
एरर्स आपकी कम हो गई तो एक्यूरेसी आपकी हाई हो जाएगी, क्योंकि जो एक्यूरेसी होती है वो एरर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपकी एरर्स घटेगी तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते हैं तो उसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, जो आपका स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पहले से स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं, स्टैंडर्ड मान चुके हैं, उनकी सहायता से इनका क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, कैलिब्रेशन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारी कितनी एरर्स आ रही हैं। तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट कोई भी कंपनी डिजाइन करती है तो वो क्या करती है कि ये बता देती है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसमें अगर इतनी एरर्स आती है तो दैट्स नॉर्मल। अगर कोई भी कंपनी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करती है तो वो बता देती है, क्योंकि उनके पास स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, उससे इनका कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन करने के बाद वो बताते हैं कि जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट है उसमें इतनी एरर्स अगर आ रही है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, अगर एरर्स नहीं आ रही है तो और अच्छी बात है। वैसे अगर आपका एरर्स आएगा, जब वो जो है कि कैलिब्रेशन करते हैं तो वो बता देंगे कि इतना एरर्स आना नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में इतनी एरर्स आ रही है तो आपका जो रीडिंग है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एरर्स। तो इतने टर्म्स को, इतने पॉइंट्स को हमने इस लेक्चर में कवर किया जो आपके इंस्ट्रूमेंटेशन में हर टॉपिक पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे जब भी आप मान लीजिए सिंपल सी बात जो है कि इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए PMMC, परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इसकी जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी, स्केल की रिक्वायरमेंट होगी, और जो आपके कंपोनेंट लगे हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी, और वो उसमें एरर्स कितनी आ रही है, उसकी एक्यूरेसी कितनी हाई है या कम है, या उसकी प्रिसीजंस कितना हाई है या कम है, और उसका रिजोल्यूशन और उसकी सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना पड़ेगा जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक पहले उसका स्टैंडर्ड बनाया जाता है, फिर उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, नई चीज़ों का डिजाइन करते हैं, नई चीज़ों को डिजाइन करते हैं, और कुछ कमियां रह गई तो उसमें हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि इस लेक्चर में जो भी हमने कंटेंट आपको प्रोवाइड किए वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हम जो है कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है कि इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, या अभी हमारा कुछ एरर्स रह गई हैं, एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर, जैसे आपकी सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ह्यूमन एरर, टेम्परेचर एरर, बहुत तरीके की एरर्स हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि सोर्स ऑफ एरर, जो एरर्स हैं वो किसकी वजह से आती हैं, और उनको हम अपने इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके से रिमूव करेंगे, और अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को पर्टिकुलर कहीं भी यूज कर रहे हैं तो कौन कौन सी एरर आ सकती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम करेक्ट रीडिंग को ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा किस पे, एरर्स पे। ठीक है, एरर्स क्या हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और PMMC का जो है कि हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। फिर इसके बाद जैसे हम जब MI के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आपका मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो मूविंग आयरन जो है कि दो टाइप का होता है, एक आपका अट्रैक्शन टाइप और दूसरा आपका रिपल्सन टाइप। और जो इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक आपका PMMC और एक आपका इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम एक एक करके इसी तरीके से आपको देते रहेंगे, एक एक छोटे पैकेट के रूप में, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।